हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, आज हम लोग अपना एक और चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, एबीसीएल का, और चैप्टर का नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसी कंपनीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आई रिपीट, ऐसी कंपनी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सर ये काम कैसे करता है, ये सब मैं बताऊंगा, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। एक बार हम लोग ये चैप्टर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट ए का चैप्टर है आपका। ठीक है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका इंस्टीट्यूट यहां से क्वेश्चंस पूछता है, यहां से आपको ट्रिगर करता है, यहां पे आपको टिकल करेगा, वो पूछेगा कि बता भाई कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। सो इन दैट केस यू शुड टेल देम कि कैसा होगा। ठीक है, अब आ जाओ, यहां पर मैंने क्या कर रखा है, एनबीएफसी के नोट्स बना रखे हैं। इट इज अराउंड 10 पेजेस। ठीक है, ये 10 पेजेस पढ़ लिया तो अपना पूरा काम जो है वो हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले एनबीएफसी के बारे में कुछ बताने के पहले आपको यह बताना चाहूंगा मैं कि एनबीएफसी को गवर्न करने वाली अथॉरिटी है आरबीआई। यस, एनबीएफसी इज गवर्नड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर चैप्टर 3B, as per chapter 3B of RBI Act 1934। देखो, कोई भी एक्ट होगा ना, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैप्टर। कोई भी एक्ट उठा के देख लो, कोई भी एक्ट। ठीक है, वो बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स में क्या किया गया है, डिवाइड किए गए। जैसे आपका कंपनीज एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। इन द सेम मैनर आपका आरबीआई एक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू is divided into different chapters, and out of which one chapter is chapter 3B जो बात करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज करती क्या है। तो ये लोग फाइनेंस देते हैं, ये लोग क्या देते हैं, फाइनेंस। अब आप बोलोगे सर फाइनेंस तो बैंक भी देता है, तो क्या बैंक और एनबीएफसी सेम है क्या? द आंसर इज नो। बैंक और एनबीएफसी में जमीन आसमान का फर्क है, ये मैं आपको बता दूंगा आगे चलते चलते। अब ये स्लाइड खत्म होगा ना, अपना दूसरा पेज चालू हुआ ना, तो वहां पर आपको एनबीएफसी और बैंक का डिफरेंस बिटवीन बता दूंगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कहां पर थे हम लोग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब ऐसा कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यानी अगर आपको एनबीएफसी बनना है तो उसके पहले आपको कंपनी बनना पड़ेगा, और कंपनी बनने के लिए यू शुड गेट रजिस्टर्ड अंडर 1956 और 2013। अब 56 तो चला गया, तो अब आप कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे, कंपनीज एक्ट 2013 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर है इतना क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सो एनबीएफसी क्या होता है बेटा, एनबीएफसी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है वो लोग इन्वॉल्व है बिजनेस में लोन्स एंड एडवांसेस। दैट मींस दे प्रोवाइड लोन्स, दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, they invest in securities, they are engaged in business of leasing, hire purchase, insurance business and chit business। I repeat, non banking financial companies मतलब कंपनीज होती हैं और जो कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है, या तो लोग लोन देते हैं, या तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो लोग इंश्योरेंस में है, चिट फंड में है, लीजिंग में है, हायर परचेज में है। ठीक है, but it does not include any company which is engaged in agricultural activity। हाँ जी, आप अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आपको कभी भी एनबीएफसी नहीं बुलाया जाएगा, बिकॉज एनबीएफसी कंपनीज का कभी भी ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर नहीं होगा, पहली बात। Second, industrial activity. They will never do industrial activity. That means they will never do manufacturing. They will never do buying and selling. ठीक है, तो ये लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वगैरह करते नहीं है। एंड थर्ड क्या बोला है कि परचेज और सेल तो होगा गुड्स का, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी मैं क्या करता हूं, मेरी कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रही है, खरीद रही है, बेच रही है, खरीद रही है, उसका कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो वो लोग एनबीएफसी के डेफिनेशंस में इंक्लूड नहीं होते। आई रिपीट, एनबीएफसी क्या होता है बेटा, एनबीएफसी बेसिकली एक कंपनी होता है। ठीक है, एनबीएफसी बेसिकली क्या होता है, एनबीएफसी बेसिकली एक कंपनी होता है। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करता है,
ये कंपनी क्या करता है, ये कंपनी बिजनेस करता है यार, क्या करता है, बिजनेस। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कंपनी होता है मतलब इट इज रजिस्टर्ड अंडर 1956 और 2013, ठीक है। अब ये बिजनेस काय का करता है, तो ये बिजनेस कर सकता है बेटा लोन्स देने का, इन्वेस्टमेंट करने का, इंश्योरेंस का, लीजिंग का, हायर परचेज का और चिट का। लेकिन कौन सा बिजनेस नहीं करता, ये लोग एग्रीकल्चर का बिजनेस नहीं कर सकता, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का बिजनेस नहीं कर सकता, और ये लोग आपका लास्ट पॉइंट जो लिखाया था वहां पर, इमोरल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना ही उसके बेचने खरीदने में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एनबीएफसी होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर एनबीएफसी, अगर कोई भी एनबीएफसी नहीं है, कोई भी कंपनी है और वो लोगों से डिपॉजिट्स वगैरह लेता है, कोई भी कंपनी और लोगों से क्या करता है, डिपॉजिट्स वगैरह लेता है, तो उन लोगों को भी एनबीएफसी ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप एनबीएफसी करने वाले, एनबीएफसी बनने वाले, तो आप फाइनेंशियल एक्टिविटी करोगे। एनबीएफसी करने वाला मतलब आप क्या करोगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी करोगे। और जब मैं बोलता हूं ना फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो आपको एक दिमाग में चीज आनी चाहिए, फाइनेंशियल, सॉरी, हाँ जी, क्या बोला है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब आपको 50-50 टेस्ट पूरा करना पड़ेगा। क्या पूरा करना पड़ेगा, 50-50 टेस्ट। जब मैं बोलता हूं कि 50-50 टेस्ट, इससे मेरा मतलब क्या है, सपोज आपका ये बैलेंस शीट है, हाँ जी, आपका क्या है, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में सपोज आपका एसेट्स का टोटल 100 करोड़ है, तो इस 100 करोड़ में से मोर देन 50%, दैट मीन्स मोर देन 50 करोड़ रुपीज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। मोर देन 50%, यानी मोर देन 50 करोड़ इन एसेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, सपोज आपका ये पीएनएल है और पीएनएल का टोटल आपका है सपोज 50 करोड़, चल 50 करोड़ है, तो आपका मोर देन 50%, मोर देन 50%, दैट मीन्स मोर देन 25 करोड़ रुपीज शुड बी फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो जब मैं 50-50 बोलता मतलब मोर देन 50% असेट्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट और मोर देन 50% ऑफ इनकम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मैं बोलता हूं 50-50 टेस्ट, इसको बुलाया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। अब अगर आप ये 50-50 टेस्ट फुलफिल कर दोगे, देखो फर्म्स फाइनेंशियल एसेट्स इज मोर देन 50% एंड इनकम इज मोर देन 50%, और बीच में एंड लिखा है, मतलब दोनों को रिक्वायरमेंट यानी 50-50 को फॉलो करना है। और अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो, आई रिपीट, अगर आप इस कंडीशन को क्या कर देते हो बेटा, फुलफिल कर देते हो, तो आप आरबीआई के पास जा सकते हो और आरबीआई को बोल सकते हो कि हे आरबीआई, प्लीज गिव अस रजिस्ट्रेशन, वी वांट टू बिकम एनबीएफसी। अगेन, आप एनबीएफसी कब बनोगे, जब पहले आप कंपनी हो, आप कंपनी थे, फिर आप आरबीआई के पास गए। आरबीआई का एक सेक्शन है, सेक्शन का नंबर है 45IA, इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्या बोला है, 45IA। यानी अगर आपको एनबीएफसी बनना है तो सिर्फ कंपनी बनना काफी नहीं होता, कंपनी बनने के बाद आपको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और आरबीआई आपको कौन से सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन देगा, सो आरबीआई विल गिव यू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45IA ऑफ कंपनीज ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। अब हर एक एनबीएफसी को बिजनेस चालू करने के पहले आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, प्लस उनका नेट ओन फंड कम से कम 2 करोड़ रुपया होना चाहिए। यानी उनके पास बिजनेस चालू कर रहे हैं, कम से कम खुद का पैसा कितना होना चाहिए, 2 करोड़ यानी 2 करोड़ रुपीस होने चाहिए। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो एनबीएफसी बनने के लिए यू शुड बी कंपनी प्लस 50-50 टेस्ट प्लस नेट ओन्ड फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीस प्लस एप्लीकेशन टू आरबीआई अंडर सेक्शन 45IA ऑफ कंपनी 2013, तब आप क्या बन जाओगे, एनबीएफसी बन जाओगे। सिंपल ना। या कुछ कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी है, ठीक है। अब तक मैंने क्या बोला कि जितने भी एनबीएफसी सबको किसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आरबीआई का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और कौन से सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो बेटा सेक्शन नंबर मैंने बता दिया, सेक्शन नंबर 45IA। आई रिपीट, कौन सा सेक्शन बोला मैंने, सेक्शन नंबर 45IA के अंदर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है।
लेकिन कुछ कैटेगरीज के एनबीएफसी ऐसे हैं जिनके लिए उनका खुद का अलग लॉ बनाया गया है। तो अगर कुछ कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी ऐसे हैं जिनके लिए उनका खुद का लॉ है, तो वो लोग फिर आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वो लोग अपने रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। आई रिपीट, फिर वो लोग आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं, बट अपने रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जैसे देखना क्या लिखा है, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी विच आर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स। रिपीट, क्या लिखा है, ऐसे कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी जिनको रेगुलेट कौन कर रहा है, जिनको रेगुलेट कर रहे हैं अदर यानी दूसरे रेगुलेटर्स, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। हाँ जी, आरबीआई के पास रजिस्टर होने का कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं। अच्छा, ऐसे कौन से कैटेगरीज है, देखो क्या लिखा है, वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज। अब आप सबको तो पता ही है इन लोगों को सेबी कंट्रोल करता है, तो ये लोग तो एनबीएफसी है, इन लोगों का काम होता है इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, लेकिन ये लोग आरबीआई के पास नहीं, ये लोग सेबी के पास रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, फिर इंश्योरेंस कंपनीज, अगेन इंश्योरेंस कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती है बेटा, इरडा के अंदर, तो ये लोग अपने पास नहीं आएंगे, आरबीआई के पास नहीं आएंगे। फिर निधि कंपनी के लिए सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्लस निधि रूल्स, निधि कंपनी के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, तो अब वो लोग उधर चले जाएंगे, आरबीआई के पास नहीं आएंगे। फिर चिट फंड कंपनीज के लिए अलग से चिट फंड एक्ट 1982 खोला गया है, तो लोग उस एक्ट के अंदर आ जाएंगे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो लोग नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कौन है, सेबी तो है ही। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये जो बॉक्स में जो नाम लिखे ना, कैटेगरीज पॉइंट्स लिखे ना, जो 6-5, तो 6 पॉइंट्स लिखे, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पॉइंट, ये एनबीएफसी है। द आंसर इज यस सर, ये बिल्कुल एनबीएफसी है। हाँ जी, ये एनबीएफसी है, लेकिन ये लोग आरबीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। सर ये लोग आरबीआई से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेगा, बिकॉज इनका खुद का अपना अलग लॉ बना हुआ है, इनका खुद का अपना अलग लॉ बना हुआ है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, इन लोग के लिए सेबी बना हुआ है। चिट फंड के लिए चिट फंड एक्ट है, निधि कंपनी के लिए सेक्शन 406 है, हाउसिंग फाइनेंस के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक है, इंश्योरेंस के लिए इरडा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोग को? तो इसके लिए ये लोग आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं होते, क्योंकि इनका मालिक कोई और बैठा हुआ है वहां। बाकी जितने भी बचे हुए एनबीएफसी है, सबके लिए उनका माई बाप, उनका गॉडफादर कौन होगा, आरबीआई होगा। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे मेरे को, सर एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बैंक भी लोन देता है, एनबीएफसी भी लोन देता है ना। बैंक भी क्या करता है, लोन देता है, और एनबीएफसी भी क्या करता है, लोन देता है। तो सर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? बट डिफरेंस ये है कि एनबीएफसी बैंकिंग बिजनेस करता है बिना बैंकिंग लाइसेंस के, एनबीएफसी बैंकिंग बिजनेस करता है बिना बैंकिंग लाइसेंस के, और बैंक तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रजिस्टर्ड है, वेरएज ये कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, दैट मींस एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। हाँ जी, एनबीएफसी अपने क्लाइंट्स के लिए सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोल सकता, ठीक है, बट बैंक तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट खोल ही सकता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, यानी एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट। आई एम सो सॉरी, क्या बोला गया है, एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, जैसे आपका एफडी होता है, रिकरिंग होता है, वो सब एनबीएफसी एक्सेप्ट कर सकता है, और बैंक तो सेविंग्स और टाइम दोनों एक्सेप्ट कर सकता है ना। ठीक है, अच्छा, और एक डिफरेंस है, बैंक से ना, बैंक वो चेक बुक इशू करते हैं अपने कस्टमर्स को। हाँ जी, बैंक क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को चेक बुक इशू करते हैं, बट एनबीएफसी जो है वो अपने कस्टमर को चेक बुक इशू नहीं करता, वो अपने कस्टमर्स को क्या नहीं करता बेटा, चेक बुक इशू नहीं करता। ठीक है, अब एनबीएफसी पेमेंट सेटलमेंट्स का पार्ट नहीं है, एनबीएफसी जो है वो पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट नहीं है। कभी सुना है मैंने एनबीएफसी के थ्रू पेमेंट कर दिया? नहीं। अच्छा, मैं आपको एनबीएफसी का एग्जांपल दूं, बजाज फिनसर्व का नाम सुना, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, मणिपुरम गोल्ड लोन, इंडिया बुल्स, ये सब क्या है, ये सब फाइनेंस कंपनीज है। ठीक है, तो कभी सुना है क्या मैंने इंडिया बुल्स से पेमेंट किया, मैंने इधर से पेमेंट किया, उधर से किया? नहीं। लेकिन क्या एक बैंक के थ्रू दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, तो बैंक्स वगैरह क्या है, आपको फंड ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, फिर मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशियो,
यानी एनबीएफसी को एसएलआर सीआरआर मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता, बट कंपनी बैंक्स को सीआरआर एसएलआर मैंडेटरी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर लिखा डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या, आपने सुना होगा ना, आरबीआई बोलता है कि कोई भी बैंक का पैसा डूब गया तो आरबीआई 5 लाख कम से कम देगा। पहले ये 1 लाख था, अभी इसको 5 लाख कर दिया गया। अच्छा, अब एक बात समझना, 5 लाख कब मिलेगा, जब आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा था, पता चला आपके अकाउंट में 500 रुपए था, आरबीआई से 5 लाख मांगेगा, मिलेगा क्या, नहीं ना, ठीक है। अगर सपोज मेरे अकाउंट में 10 लाख है और बैंक डूब गया तो आरबीआई मुझे कम से कम 5 लाख तो देगा ही। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ये बैंक्स में अवेलेबल है, एनबीएफसी में अवेलेबल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन सर्विसेज। एनबीएफसी आपको ट्रांजैक्शन सर्विसेज नहीं देता है, लेकिन बैंक्स आपको ट्रांजैक्शन सर्विसेज देता है, जैसे फंड ट्रांसफर करना है, एनईएफटी, आरटीजीएस एक्सेट्रा, ठीक है। अब देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी बेटा, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी। देखो अब तक मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी का एग्जांपल्स, मतलब एनबीएफसी एक्चुअली क्या होता है। एनबीएफसी एक कंपनी होती है जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, जो कौन से बिजनेस में लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इंश्योरेंस, लीजिंग, हायर परचेज, चिट फंड, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और बाइंग सेलिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। करेक्ट, इतना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि 50-50 टेस्ट फॉलो करना पड़ेगा आपको। फिर मैंने आपको बताया कि कौन से टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, जैसे वेंचर कैपिटल फंड, इंश्योरेंस, चिट फंड, ये लोग को आरबीआई के पास रजिस्टर होने का जरूरत नहीं होता है। फिर मैंने आपको एनबीएफसी और बैंक के डिफरेंस बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास कितने कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी है, अगर मैं रफली बोलूं तो हमारे पास टोटल 11 कैटेगरीज है, ठीक है। टोटल कितना है, 11 कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास मतलब लॉ में है दिया, ठीक है। तो आ जाओ, क्या लिखा है, एसेट फाइनेंस कंपनी। क्या है पहला कंपनी, एसेट। दिस आर द कैटेगरीज, एनबीएफसी आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। तो पहला क्या बोला, एसेट फाइनेंस कंपनी, यानी ऐसा एनबीएफसी जो आपको पैसा प्रोवाइड करे, किस पर्पस के लिए, फॉर परचेजिंग असेट्स। हाँ जी, जो आपको पैसा प्रोवाइड करे, किस लिए बेटा, फॉर परचेजिंग असेट, उसको बोला जाता है एसेट फाइनेंस कंपनी। अब वो एसेट कौन से हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, लेथ मशीन, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, जनरेटर्स, अर्थ मूव, जेसीबी वगैरह, समझ रहे हो, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, एक एनबीएफसी का टेस्ट क्या होता है, 50-50। इनका टेस्ट कितना है, देखो 60-60, यानी ये लोग का असेट्स या इनकम एसेट फाइनेंसिंग से कम 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब अगर मैं 60-60 का मेथड फॉलो कर रहा हूं तो मैं ऑटोमेटिकली 50-50 भी फॉलो कर रहा हूं। अगर मैं 60-60 का मेथड फॉलो कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली 50-50 फुलफिल हो ही रहा है ना, बिकॉज 50-50 इज मिनिमम। इन्होंने यहाँ पर 60-60 बना दिया तो 50-50 तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहा है, समझ रहे हो। तो एसेट फाइनेंस कंपनी क्या होता है बेटा, एक ऐसा एनबीएफसी जो आपको एसेट्स खरीदने के लिए लोन देता है, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ एसेट्स खरीदने के लिए लोन देता है, तो ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, लेथ मशीन, जनरेटर्स, अर्थ मूविंग मशीन एक्सेट्रा, और इनका रेशियो कम से कम 60-60 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इन्वेस्टमेंट कंपनी बेटा। अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, कहां पर, सिक्योरिटीज में। इनका मेन पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कहां करना है, सिक्योरिटीज में, कंपनीज की, ठीक है। फिर लोन कंपनी, लोन कंपनी अगेन क्या करता है, लोन देता है, लोन देगा लेकिन असेट खरीदने के लिए नहीं, बिकॉज असेट खरीदने के लिए जो लोन देता है उसको असेट फाइनेंस कंपनी बोला जाता है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया। तो लोन कंपनी क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देता है आपको, बट डज नॉट इंक्लूड असेट फाइनेंस कंपनी, बिकॉज देखो लोन बोल रहा हूं, अगर लोन आप एसेट्स खरीदने के लिए दे रहे हो तो उस कंपनी को बुलाया जाएगा एसेट फाइनेंस कंपनी, या फिर अगर आप अदर पर्पस के लिए दे रहे हो तो उसको नॉर्मल एनबीएफसी लोन कंपनी बुलाया जाएगा। क्या बोलेगा बेटा, नॉर्मल एनबीएफसी लोन कंपनी बुलाया जाएगा, क्लियर है। फिर एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। एक क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। नाम से क्या लग रहा है, कहां पर इन्वेस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, ठीक है। अब ये लोग का कम से कम 75% एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में, कम से कम, यानी इनके पास अगर 100 रुपया है तो कम से कम 75 रुपए ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डालेंगे, ठीक है। इनका कम से कम नेट फंड 300 करोड़ यानी 300 करोड़ होना चाहिए। ऊपर मैंने आपको जब सिखा रहा था तो मैंने क्या बोला, हर एक एनबीएफसी का नेट फंड कम से कम कितना करोड़ होना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए। बट इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बोला है लोग ने, कम से कम 300 करोड़।
कितना बोला है? कम से कम 300 करोड़ बोला हुआ है। क्यों? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बेटा 2-5 रुपए में नहीं बनते। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने के लिए काफी सारा पैसा लगता है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने कितना बोला? 300 करोड़। और इनका CRAR कम से कम 15% का होना चाहिए और इनका क्रेडिट रेटिंग कम से कम A ग्रेड या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। आप लोगों ने से भी पढ़ा है, आई अज्यूम कि आप लोगों को क्रेडिट रेटिंग पता है क्या होता है। इट इज अ रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज रेटिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, चल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या बोला कि कम से कम 75% कहां लगाए लोग ने? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इनका नेट ओन फंड्स कम से कम कितना है? 300 करोड़ रुपया है और इनका क्रेडिट रेटिंग कम से कम A है और CRAR 15% का। ठीक है, अच्छा। अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब तक मैंने आपको 4 एनबीएफसी सिखाया। एसेट फाइनेंस कंपनी जो एसेट्स के लिए देता है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका काम इन्वेस्टमेंट करना है, एक होता है लोन कंपनी जो लोन देगा लेकिन एसेट्स खरीदने के लिए, क्योंकि एसेट खरीदने के लिए जो लोन देता है उसको लोन एसेट फाइनेंस कंपनी बोला जाता है। और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। अब तक तो सब सिंपल था, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट मतलब है तो सिंपल बट थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या लिखा है? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। एनडी बोले तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, अब ये क्या है? सिस्टमैटिकली कोर एनबीएफसी। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग का बिजनेस होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। आई रिपीट, ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे बेटा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में करेंगे। ठीक है, कम से कम 90% इनका जितना भी टोटल एसेट होगा उसका 90% का ये लोग इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डेट में करेंगे ग्रुप कंपनीज। ये लोग ग्रुप कंपनीज के बाहर इन्वेस्टमेंट करते जल्दी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टाटा ग्रुप की, ठीक है, और सपोज एक एनबीएफसी, फॉर एग्जांपल एक्स एनबीएफसी, ये क्या कर रहा है? ये इसका नाम क्या है? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये क्या करेगा? अगर इनके पास 100 करोड़ है तो कम से कम मिनिमम 90 करोड़ वो लोग कहां इन्वेस्ट करेंगे? टाटा ग्रुप में, यानी अपने ग्रुप में ही करेंगे, ग्रुप के बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, और आउट ऑफ दिस 90% 60% शुड बी इन इक्विटी। यानी क्या बोला है? 100% आपके पास पैसा है, उसमें से आप 90% कहां डालोगे? ग्रुप कंपनीज में। अच्छा, इस 90% में से 60% कम से कम इक्विटी में होना चाहिए, प्योर इक्विटी, बाकी 30 डेट वगैरह में हो सकता है। ठीक है, ये लोग अपने इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग वगैरह करते नहीं है। ठीक है, ये लोग ट्रेडिंग बिल्कुल करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन अगर डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो ब्लॉक सेल से कर सकते हैं। ब्लॉक डील, बल्क डील होता है ना सेबी में। ठीक है, तो ब्लॉक डील यानी बड़े डील्स के थ्रू ये लोग अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग वही एक्टिविटीज कैरी करेंगे जो आरबीआई बोलेगा, और इनका एसेट साइज कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए और ये पब्लिक से फंड एक्सेप्ट कर सकता है। तो एग्जाम में बेटा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करता है 90%, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है 60%, फिर आप लोग ये ट्रेडिंग नहीं करता, ब्लॉक सेल से डील कर सकता है, वही एक्टिविटी करेगा जो आरबीआई बोलता है, 100 करोड़ का एसेट्स होगा कम से कम इनका। ठीक है, और पब्लिक से फंड एक्सेप्ट कर सकता। क्लियर है? एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी को प्रमोट करता है और उस कंपनी का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी का हमेशा जो स्पॉन्सर या प्रमोटर होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होगा। कौन होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ऊपर पड़ा था ना, 300 करोड़ का कम से कम नेट ओन फंड, 75% एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है। ठीक है, तो बस जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है वो लोग ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी चालू कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इनका कम से कम मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का होता। क्लियर है? नेक्स्ट एक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी ये फाइनेंस करेगा लेकिन छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे बिजनेस को। हाँ जी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? ये फाइनेंस करेगा छोटे छोटे लोगों को। देखो, हर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये टाइप का एनबीएफसी है ना, ये टाइप का एनबीएफसी इनका मेन फोकस प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनका मेन फोकस है लोगों को पैसा देना ताकि वो लोग अपना बिजनेस चालू कर पाए। अब जब मैं बोलता हूं ना कि इनका मेन फोकस प्रॉफिट कमाना नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
बच्चे सोचते कि अरे यार मतलब सर ये सेक्शन 8 कंपनी है क्या, ये एनपीओ है? द आंसर इज नो. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज एन एनबीएफसी विच इज नॉट सेक्शन 8 कंपनी और विच इज नॉट सेक्शन 25 कंपनी. अच्छा, एनपीओ ना एनपीओ वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 25 में डिफाइन था और 2013 में कौन सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 8 में डिफाइंड है. ठीक है, तो ये लोग एनपीओ नहीं होते, ये लोग एनपीओ नहीं होते. ठीक है, अच्छा, इनका नेट ओन फंड कम से कम 5 करोड़ का होना चाहिए. बट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो, जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, वहां पर अगर वो 7 सिस्टर्स वगैरह ना, जो आप लोग अगर वहां पर हो तो आपका नेट ओन फंड 2 करोड़ रुपए का रहेगा तो भी चलेगा. क्लियर है? तो नॉर्मली 5 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो तो 2 करोड़ का नेट ओन फंड भी चलेगा. ठीक है, अब कम से कम 85% ऑफ इट्स नेट एसेट्स शुड बी इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स. हाँ जी, अगर मेरे पास 100 रुपया है तो उसमें से 85 कौन से फॉर्म में होना चाहिए? क्वालिफाइंग एसेट्स के फॉर्म में होना चाहिए. हाँ जी, 85 कौन से फॉर्म में होना चाहिए बेटा? क्वालिफाइंग एसेट्स. अब सवाल ये आता है क्वालिफाइंग एसेट्स मतलब क्या? तो देखो क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब यहां पर लिखा हुआ है ए से लेके जी पॉइंट पूरा. एक एक चीज समझाऊंगा. देखो एक बार ये टाइप्स ऑफ एनबीएफसी समझ गया ना, बाकी का चैप्टर इजी है. बाकी का चैप्टर खत्म करने के लिए 20 मिनट्स भी नहीं लगेगा. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एनबीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फोकस रखना. ठीक है, क्या लिखा है देखो, क्वालिफाइंग एनबीएफसी मतलब क्या? तो क्वालिफाइंग एसेट्स, सॉरी क्वालिफाइंग एसेट्स मतलब क्या? ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट्स मतलब एनबीएफसी ने लोन दिया है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है उन लोगों को जिनका इनकम इज अप टू 1,25,000 इन रूरल एरियाज एंड अप टू 2 लाख इन केस ऑफ अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज. यानी मेरा एनुअल इनकम अगर मैं रूरल एरियाज में हूं तो अगर 1,25,000 तक है तो ही मुझे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन मिल सकता है. और अगर मैं अर्बन एरियाज में तो मेरा एनुअल इनकम 2 लाख तक होना चाहिए तो ही मुझे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन मिल सकता है. अदरवाइज मुझे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं मिल सकता. और अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसी ऐसे इंसान को लोन देता है जिनका इनकम 2 लाख या 1,25,000 के ऊपर है तो उसको क्वालिफाइंग एसेट्स में काउंट किया जाएगा नहीं. ठीक है, अब लोन अमाउंट आपको कितना मिला जाएगा? पहले बार में 75,000, सेकेंड टाइम आप आओगे तो कम से कम आपको मैक्सिमम 1,25,000 दे सकते हैं. जैसे सपोज आप मिस्टर एक्स पहली बार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास है तो हम इसको कितना दे देंगे? 75,000. अच्छा, पहली बार लोन ले लिया, अब दूसरे बार आया वापस 8-10 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3-4 साल बाद आया तो उसको सब्सिक्वेंट हम लोग कितना दे सकते हैं? 1,25,000. तो आप पहली बार जब हमसे लोन लेने आओगे, हम आपको जानते नहीं है तो हम आपको मैक्सिमम लोन देंगे 75,000. आप दूसरे बार लोन मांगने आओगे, अब हम आपको जानते हैं, हम आपको 1,25,000 तक लोन दे सकते हैं. But at any point of time, maximum indebtedness shall not exceed 1,25,000. यानी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम जो लोन दिया गया है, ठीक है, मैक्सिमम जो लोन दिया गया है वो 1,25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 75,000 का लोन लिया क्योंकि पहली बार 75,000 मिलता है. अब उसने क्या किया है, वो 75,000 पूरा रीपे कर दिया, पूरा का पूरा रीपे कर दिया. अब वो सेकेंड टाइम मिस्टर एक्स वापस से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने आया तो अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उसको 1,25,000 पूरा दे सकती है. ठीक है, थर्ड केस, मिस्टर एक्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन मांगने आया, 75,000 दिया क्योंकि पहली बार आया था. अब उसका ये अमाउंट अब तक आउटस्टैंडिंग है, उसने 75,000 पे नहीं किया और मिस्टर एक्स वापस से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लोन मांगना है. इस केस में हम लोग उसको मैक्सिमम 50,000 ही दे सकते हैं. तो ये 75 प्लस ये 50 कितना हो जाएगा? 1,25,000 हो जाएगा. समझ रहे हैं? तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1,25,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए. जैसे सपोज उसने पहले लिया होगा, पहले 30,000 लिया होगा या 35,000 लिया होगा तो अब हम उसको नेक्स्ट टाइम जब आएगा और 35,000 आउटस्टैंडिंग है तो हम कितना दे सकते हैं? 80,000 दे सकते हैं. 90 आ जाएगा ना, 90, हाँ 90,000 दे सकते हैं. समझ रहे हो? ठीक है, अब लेकिन इस लिमिट में अगर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या आप अपने या बच्चों के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए लोन ले रहे हो तो उसको ये लिमिट में काउंट किया जाएगा नहीं. यानी अगर सपोज मैंने एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 2 लाख का लोन ले लिया
उसमें से 1 लाख इज फॉर मेडिकल पर्पस और एजुकेशन पर्पस, तो इसको लिमिट्स के अंदर ही माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमने 1,25,000 का लिमिट ब्रीच किया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर टेनर ऑफ लोन कितना होगा 24 मंथ्स, जहां पर 30,000 से ऊपर प्रीपेमेंट का अमाउंट है। लोन बिना सिक्योरिटी के दिया जाएगा। एग्रीगेट जो लोन है 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लोन इज रिपेबल ऑन वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी वीकली मतलब हफ्ते इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन और मंथली मतलब मंथली। जो भी होगा वो चॉइस किसका होगा, बोरो। सिंपल। ठीक है, अब एक होता है एनबीएफसी फैक्टर्स का। एनबीएफसी फैक्टर ये एक ऐसा एनबीएफसी ना बेटा जो फैक्टर्स के बिजनेस में है। अभी फैक्टरिंग क्या होता है, जैसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक्स के थ्रू डिस्काउंट कराते हो, उसी तरीके से जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराता है उसको फैक्टरिंग बोला जाता है। जैसे मेरे पास बिल रिसीवेबल है, इसको मैं जाता हूं कंपनी एक्स के पास दे देता हूं और कंपनी एक्स इसके बदले मुझे पैसा दे देता है। ठीक है, तो उसको फैक्टरिंग बोला जाएगा। तो फैक्टरिंग के बिजनेस में भी जो एनबीएफसी एंगेज होती है उनको एनबीएफसी फैक्टर्स बोला जाता है। और इनका 50-50 यानी 50-50 टेस्ट जो वो फैक्टरिंग के बिजनेस से आना चाहिए। हाँ जी, कौन से बिजनेस से आना चाहिए, फैक्टरिंग के बिजनेस से आना चाहिए। क्लियर। फिर एक होता है मॉर्गेज गारंटी कंपनी। हाँ जी, ये कंपनी मॉर्गेज की गारंटीज देती है और इनका 90% इनकम मॉर्गेज के बिजनेस से ही आता है। और नेट ऑन फंड कम से कम कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का होना चाहिए। क्लियर है ना। एक होता है एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग। अब ये एनबीएफसी बनेगा, ये बिजनेस नहीं करता, इसके लिए इसका नाम नॉन ऑपरेटिव दिया गया है। ये क्या करता है, ये होल्डिंग कंपनी बन के रहता है और अपने नीचे बहुत सारी फाइनेंशियल सब्सिडरीज बनाता है। ठीक है, अपने नीचे क्या करता है, बहुत सारी फाइनेंशियल सब्सिडरीज बनाता है, तो इसको बोला जाता है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। फिर एक होता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। ये क्या करता है, इनका असेट कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। ये लोग फाइनेंस वगैरह करता है। ठीक है, और ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करता नहीं है पब्लिक से। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर अपना टाइप्स ऑफ एनबीएफसी हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। क्या लिखा है देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनबीएफसी। क्या आप लोग ने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस पढ़ा है या कंपनी एक्ट पढ़ा है? ठीक है, वहां पर क्या आपको पता है कि कंपनी कैसे बनती है? बस, तो आप एनबीएफसी का पहला स्टेप पूरा कर लिया, क्योंकि एनबीएफसी बनने के पहले आपको कंपनी बनना पड़ेगा। फिर आप अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी में हो, आरबीआई आपको रजिस्ट्रेशन देगा, तब आप एनबीएफसी बन सकते हो। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, इनकॉर्पोरेशन एज ए कंपनी। पहला आप एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाओ, आप रन वगैरह फॉर्म फाइल करोगे, आप सारा कंपनी देखकर कंप्लायंस करोगे। अब मैं वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप कंपनी कैसे खोलोगे। एक स्पाइस फॉर्म आता है, स्पाइस फॉर्म को फिल करते हो आप, अजाइल, ठीक है, ये सबसे आप क्या कर लेते हो, आप लोग पूरा कंपनी वगैरह इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, एमओए बनाओगे, एओए बनाओगे। ठीक है, अब एमओए में आपका मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एनबीएफसी का। ठीक है, यानी आप लोग अपना मेन ऑब्जेक्टिव रखोगे लेंडिंग क्रेडिट यानी लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, फिर शेयर स्टॉक्स खरीदना, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, बिजनेस चिट एक्सेट्रा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहले आप क्या कर लो, आप कंपनी बन जाओ, फिर आपका नेट फंड कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए, कम से कम। कुछ एनबीएफसी के लिए अलग अलग लिमिट है, किसी के लिए 100 करोड़ है, किसी के लिए 300 करोड़ है, किसी के लिए 500 करोड़ है। ठीक है, फिर एनबीएफसी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू आरबीआई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45I। ठीक है, अब आपके नॉलेज के लिए बता दिया हूं कि आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हो या ऑफलाइन भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो दिस इज द वेबसाइट जहां पर आप क्लिक करके आप ये कर सकते हो, एनबीएफसी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन देने के पहले आपके पास कम से कम 1/3, ठीक है, यहां पर मैंने 1 ही लिखा है शायद, 1/3 डायरेक्टर जो है वो बैंकर्स होने चाहिए, फुल टाइम डायरेक्टर्स। उनके पास एनबीएफसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे सपोज मेरे पास 3 डायरेक्टर है, तो उनमें से कम 1 डायरेक्टर के पास बैंकिंग बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। पता चला हम 3 डायरेक्टर है, तीनों को बैंकिंग बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तीनों को एनबीएफसी के बारे में कुछ नहीं पता। हमने एनबीएफसी खोला, वहां पर जाके कैसे बिजनेस करना है मालूम नहीं, तो फंस जाएंगे। फिर उनका रिकॉर्ड, सिविल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। सिविल क्या होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या लिखा है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी उनका सिविल रिकॉर्ड है ना बेटा, सिविल रिकॉर्ड एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, यानी क्रेडिट स्कोर जिसको बेसिकली बोला जाता है वो क्लियर होना चाहिए। फिर उनको एनबीएफसी बिजनेस का क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फिर अपना वही पैराग्राफ आ जाता है कि कौन से टाइप्स ऑफ एनबीएफसी को आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं।
मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो एनबीएफसी के लिए उनका अपना सेपरेट एक्ट बना हुआ है, वो लोगों को आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। वो कौन लोग हैं? जैसे वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो इरडा के पास है, निधि कंपनी जो सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर है, फिर चिट फंड जो कहा है चिट फंड एक्ट के अंदर है, हाउसिंग फाइनेंस जो कहा है नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर है, और स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड कंपनी। ये लोग को आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं 15 सेकंड्स के लिए पॉज करूंगा, मतलब 50 सेकंड्स के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, आपको ये पढ़ना है, ये बॉक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेंगे। इजी इजी, ये ऊपर भी बताया था, अभी बता रहा हूं, ठीक है। ये टाइप ऑफ एनबीएफसी को आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन लेने के पहले कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होती है वो भी ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोला है? रजिस्ट्रेशन लेने के पहले आपको कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना है, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, बिफोर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन टू एनबीएफसी आरबीआई विल चेक दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। क्या है पहला कंडीशन? दैट एनबीएफसी कुछ ऐसे पोजीशन पे है कि वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स का सारा पैसा पे कर सकता है। हाँ जी, NBFC should be in such a position that they can pay their present and future depositors in full। पता चला मैंने डिपॉजिटर्स, अच्छा जब मैं डिपॉजिटर्स बोलता हूं तो यहाँ पर टाइम डिपॉजिटर्स की बात हो रही है, डिमांड डिपॉजिटर्स की, क्योंकि एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकता, ठीक है। अब एनबीएफसी पता चला पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर लिया है, डिपॉजिट ले लिया है, लेकिन रिपे करने का कैपेसिटी ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। या फिर एनबीएफसी का अफेयर शुड नॉट बी कंडक्टेड अगेंस्ट द प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स और पब्लिक इंटरेस्ट। डेट्रीमेंटल मतलब अगेंस्ट। तो जब भी एनबीएफसी एक बिजनेस करेगा वो अपने डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट या अपने पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं करेगा। फिर एनबीएफसी का मैनेजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छा है। दे शुड नॉट कंडक्ट बिजनेस अगेंस्ट पब्लिक और डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। यानी अगर मेरा एनबीएफसी है तो उसका मैनेजमेंट एनबीएफसी के फायदे के लिए बिजनेस करेगा, डिपॉजिटर्स के फायदे के लिए बिजनेस करेगा, पब्लिक के फायदे के लिए बिजनेस करेगा, उनके अगेंस्ट जाकर बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। फिर एनबीएफसी के पास एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर उनके पास, और अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, यानी उनको पता है कि उनको इनकम आएगा फ्यूचर में। पता चला एनबीएफसी खोल के बैठ गया, पैसे नहीं आ रहा, तो मतलब क्या एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन का। फिर रजिस्ट्रेशन देना एनबीएफसी को पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। क्या होगा बेटा? पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। एंड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी अगेंस्ट द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। देख रहे हो कितना ऊपर जाके बोल रहा है कि अगर एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है तो इससे कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर खराब नहीं होना चाहिए। एंड सच अदर कंडीशंस एज आरबीआई थिंक्स। अगर आप ये ए से जी, ये 7 कंडीशंस है, इनको अगर आप फुलफिल कर लोगे तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई आपको एज एन एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन दे देगा। यानी सिर्फ 50-50 टेस्ट, 2 करोड़ का नेट ऑन फंड, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और आरबीआई का रजिस्ट्रेशन काफी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन मिलने के पहले बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आरबीआई देखेगा कि आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आरबीआई आपको रजिस्ट्रेशन दे सकता है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, अगर आरबीआई आपको रजिस्ट्रेशन देगा तो आपका रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल करने का भी हिम्मत रखता है। देखो क्या लिखा है, आरबीआई में कैंसिल अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी इफ सच एनबीएफसी ceases to carry on the business of non-banking financial institution in India। यानी now you are no more an NBFC। अभी आप NBFC नहीं हो, आप पहले थे, अभी आप NBFC का बिजनेस नहीं कर रहे हो इंडिया में, तो भाई आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। या आपको जो कंडीशंस पर लाइसेंस दिया गया था आपने उस कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, या आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अब हिल चुका है, पैसे वैसे आ रहे नहीं है, आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस। या आप चैप्टर 3B यानी जो चैप्टर एनबीएफसी से डील करता है उसका कंप्लायंसेस नहीं कर रहे, आपने आरबीआई के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, उनके हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, आपने आरबीआई को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह इंस्पेक्शन के लिए नहीं दिया, और आपको कम से कम 3 महीने के लिए प्रोहिबिट कर दिया गया था डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से, तो इन सब केसेस में आपका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर आरबीआई एक एनबीएफसी को लाइसेंस को कैंसिल कर देती है और एनबीएफसी उस ऑर्डर से खुश नहीं है, तो दे कैन मेक अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अपील किसको करेगा बेटा? सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को।
कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देगा वो फाइनल हो जाएगा। हाँ जी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं कि आरबीआई ने सही किया तो आरबीआई ने सही किया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है आरबीआई गलत किया तो आरबीआई ने गलत किया, नो फर्दर अपील इज अलाउड। क्लियर है? अब एक होता है रिजर्व फंड। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर एक एनबीएफसी है ना, अगर एक एनबीएफसी ने पूरे साल में अगर 100 करोड़ रुपए कमाए तो क्या पूरा 100 का 100 करोड़ रुपए लुटा देना चाहिए? क्या 100 का 100 करोड़ पूरा एक्सपेंडिचर कर देना चाहिए या कुछ बचा के रखना है? आपको बचा के रखना है तो आपको हर साल जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% नेट प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट का 20% आप क्या करोगे? एक अकाउंट में डालोगे जो जिसका नाम है रिजर्व फंड। क्या नाम है बेटा? रिजर्व फंड नाम है। अगेन रिजर्व फंड उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो जो पर्पस आरबीआई बताएगा। ठीक है, जब भी आप रिजर्व फंड से पैसा निकालोगे 21 डेज के अंदर आप आरबीआई को बताओगे, और अगर चलो कुछ हो गया आप 21 डेज के अंदर आरबीआई को नहीं बता पा रहे हो तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ठीक है, बट मेरा एनबीएफसी का हालत है ना एकदम फटीचर है, यानी हम लोग का बिजनेस ही बहुत मुश्किल से चल रहा है, हम लोग रिजर्व फंड में पैसा कहां से डालें? तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे हम पर तरस खाके तो हमको एग्जेम्पशन दे सकता है। वो हमको आके बोलेगा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, तुमको रिजर्व फंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये था रिजर्व फंड। देखो एनबीएफसी को सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत तो है नहीं, तो कल कोई अगर एनबीएफसी डूब गया तो कम से कम ये 20% तो रहेगा ना रिजर्व फंड में, तो उससे हम लोग डिपॉजिटर्स को रिपे कर सकते हैं। हर साल आपको 20% डालना, तो सोचो एनबीएफसी का रिजर्व फंड कितना ज्यादा होगा। ठीक है, फिर लिखा मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ एसेट्स, क्योंकि एनबीएफसी को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, तो इन पर दो रिक्वायरमेंट है, एक है रिजर्व फंड का और एक है मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब जितना भी एक एनबीएफसी है ना, एनबीएफसी वो मिनिमम 5% मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग on the last working day of second preceding quarter। हाँ जी, जो भी एनबीएफसी है वो कम से कम 5% और ज्यादा से ज्यादा 25 नहीं है, ये 20% है मेरे ख्याल से, देख लेता हूं। हाँ बोला ना 20% है। ठीक है, कम से कम 5% और मैक्सिमम 20% वो क्या करेंगे? वो लोग इन्वेस्ट करके रखेंगे। इन्वेस्ट कहां करना है? इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, इन्वेस्ट कहां करना है बेटा? इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में। ठीक है, मिनिमम 5% मैक्सिमम 20%, लेकिन मिनिमम 5% और मैक्सिमम 20% किसका? तो जितना भी कंपनी के पास, जितना भी एनबीएफसी के पास टोटल डिपॉजिट है बेटा, जितना भी एनबीएफसी के पास टोटल डिपॉजिट है उसका, और टोटल डिपॉजिट कब का? सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर का, लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर। जैसे साल में 4 क्वार्टर, 1 2 3 4। अब फोर्थ क्वार्टर का फर्स्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर इज क्वार्टर 3, सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर इज क्वार्टर 2। क्वार्टर 2 का जो लास्ट वर्किंग डे होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी 30th जून। 30th जून वर्किंग डे होना चाहिए बट ठीक है, उस दिन पर जितना डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल इस दिन पर 200 करोड़ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, तो इसका 5% कितना होगा भाई साहब? 10 करोड़, और 20% कितना होगा? 40 करोड़। ठीक है, तो इतना अमाउंट आपको क्या करना है? इसके बीच में, इसके बीच के रेंज का अमाउंट आपको गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। जब मैं गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज बोलता हूं मतलब ऐसा सिक्योरिटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का गारंटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल कोई अगर मेरी कंपनी, मेरी एनबीएफसी लॉस में चले जाए तो कम से कम हमारे पास 5 से 20% हमारा सेफ रखा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों बोला है? बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क नहीं होता बेटा। रिस्क है तो इश्क है, ये पिक्चर में बोलना अच्छा लगता है, रियल लाइफ में मजा नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए बोला 5 to 20% आपको कहां डालना है? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में डालना। अब सपोज आपको डालना था 10 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, आपने डाला 7 करोड़, शॉर्टफॉल कितना है? 3 करोड़। तो इस 3 करोड़ पर आपको पेनल्टी लगेगी बैंक रेट प्लस 3%। सपोज बैंक रेट है 5% तो प्लस 3% कितना हो गया? टोटल 8% का पेनल्टी लगेगा ऑन द शॉर्टफॉल अमाउंट। पहली बार झोल किया, और अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो झोल को तो अब वो 3% का कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो बैंक रेट कितना है? 5% प्लस 5% 10% पेनल्टी आपको लगेगा।
और जो भी पेनल्टी का अमाउंट है उसको आपको 14 डेज के अंदर क्या कर देना बेटा, डिपॉजिट कर देना। और किसके पास डिपॉजिट करोगे आप, आरबीआई के पास, सिंपल ना। नेक्स्ट लिखा है पावर ऑफ आरबीआई टू रिमूव डायरेक्टर फ्रॉम ऑफिस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर एनबीएफसी का इंसान, एनबीएफसी का कोई डायरेक्टर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो डिपॉजिट होल्डर्स के अगेंस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आरबीआई उस डायरेक्टर को निकाल के बाहर फेंक देगा। और अगर आपको निकाल कर बाहर फेंक दिया तो आप अगले 5 साल तक एनबीएफसी का डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। और जिनको निकाल दिया उसको कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस भी मिलेगा नहीं। क्लियर है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूव डायरेक्टर, क्या बोला है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ व्हाट, रिमूव डायरेक्टर। अब देखो डायरेक्टर को निकाल दिया आरबीआई ने, अब उसका जगह खाली हो गया, तो आरबीआई अपना ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। आरबीआई जब अपना ऑफिसर पे अपॉइंट करेगा तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। मैक्सिमम कितने इयर्स के लिए हो सकता है, 3 इयर्स के लिए। आप चाहो तो उसको वापस से रिअपॉइंट कर सकते हो, बट एक बार में कितना टाइम के लिए अपॉइंट हो सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स, ठीक है। अब तो मैंने आपको बताया कि किसी एक डायरेक्टर को निकाला जा रहा है क्योंकि वो एक डायरेक्टर झोल कर रहा है, बट व्हाट इफ सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाटक कर रहे हैं, सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिजनेस बराबर से नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या करेगा, आरबीआई एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनबीएफसी को सुपरसीड कर देगा। क्या कर देगा, सुपरसीड कर देगा, यानी उसका टेक ओवर कर देगा। टेक ओवर मतलब सारे डायरेक्टर्स को हटा देगा और अपने ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा, और उनके ऑफिसर का नाम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, कितने टाइम के लिए सुपरसीड किया जा सकता है, मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए, ठीक है। और एक बार एनबीएफसी के बोर्ड को सुपरसीड कर लिया गया तो जितने भी चेयरमैन वगैरह सब अपना ऑफिस वगैरह छोड़ देंगे, ठीक है, अपना ऑफिस वगैरह छोड़ देंगे और सारा का सारा मैनेजमेंट आरबीआई के एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में आ जाएगा। सिंपल। फिर आरबीआई क्या करेगा, जो भी एनबीएफसी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करेगा आरबीआई उस पर रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है। फिर आरबीआई डायरेक्शन देगा कि आप इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करोगे, आप बैड डेट्स, कैपिटल एडिक्वेसी, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स कैसे करोगे, ये सब डायरेक्शंस कौन देगा, आरबीआई। फिर आरबीआई के पास पावर है, पावर ऑफ बैंक टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब जब मैं बोलता हूँ पावर ऑफ बैंक, तो यहाँ पर बैंक मतलब आरबीआई हो रहा है, बिकॉज हम आरबीआई एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। जैसे सेबी एक्ट 1992 में सेबी को बोर्ड बोला जाता है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ कमीशन बोला जाता है। उसी तरीके से आरबीआई एक्ट 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिर्फ बैंक बोला जाता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास पावर है, वो आपसे डिटेल्स मंगाएगा कि आपने कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का पर्पस क्या है, टेन्योर कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये तो आपसे इंफॉर्मेशन मंगाया। प्लस वो आपको डायरेक्शन भी इशू कर सकता है कि आपके पास कितना डिपॉजिट है, कितना रहना चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आरबीआई के पास ये भी पावर है कि अगर आप आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो वो लोग आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट कर सकते हैं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। एंड फिर क्या लिखा, एक छोटा सा कंसेप्ट, आरबीआई के पास पावर है, वो एनबीएफसी को डायरेक्शन दे सकता है। इन शॉर्ट अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो एनबीएफसी का माई बाप एक ही है और जिनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलाते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, यस, अगर एनबीएफसी में कुछ घपला हो रहा है ऐसा शक है आरबीआई को, तो आरबीआई एनबीएफसी का ऑडिट करवा सकता है। लेकिन ये तो क्या है, ये तो स्पेशल ऑडिट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट करवाने बोलेगा आरबीआई, ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करेगा, आरबीआई। लेकिन ऑडिटर का रेम्यूनरेशन एनबीएफसी को देना पड़ेगा, आरबीआई अपने जेब से देगा नहीं। क्यों, बिकॉज आप लोग ने झोल किया, हमको आप पर शक है, तभी हम लोग ने स्पेशल ऑडिट करवाया। तो हम अगर स्पेशल ऑडिट करवा रहे तो पैसा तो आपको देना, ठीक है। और नॉर्मल जो ऑडिट होता है ना, एनुअल ऑडिट होता है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोला जाता है। हाँ जी, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोला जाता है ना जिसको, स्टैट ऑडिट, ठीक है। तो वो ऑडिट जब करेगा तो एक ऑडिटर एनबीएफसी को पूछेगा कि भाई तूने आरबीआई के सारे लॉस को फॉलो किया है कि नहीं, तूने सारे आरबीआई के लॉस का कंप्लायंसेस किया है कि नहीं, एक्सेट्रा सारा इंफॉर्मेशन मेरे को, और वो सारा इंफॉर्मेशन वो ऑडिट रिपोर्ट में लिख के दे देगा, ठीक है। फिर अगर ऑडिटर भी एनबीएफसी के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा है तो आरबीआई उनको 3 साल के लिए बैन कर सकता है, डिबार कर सकता है, ठीक है। फिर यहां पर बोला गया है कि आरबीआई आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। फिर एक बार अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि आपने झोल किया था, तो आपको
वो लोग बोलेंगे कि आप अपने एसेट्स को भी एलियनेट यानी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप अपने एसेट्स को एलियनेट यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप झोल करने वाले एनबीएफसी। जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे यानी मैक्सिमम 6 मंथ्स तक आप एसेट्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते नहीं। ठीक है, फिर लिखा रिजोल्यूशन ऑफ एनबीएफसी। ये क्या होता है? देखो, आप अगर ऑब्जर्व करेगा ना तो आरबीआई किसी भी बैंक को डूबने नहीं देता। क्यों? बिकॉज बैंक में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। अगर बैंक डूब जाएगा तो पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। उसी तरीके से आरबीआई किसी भी एनबीएफसी को डूबने नहीं देता। तो वो एनबीएफसी का अमालगमेशन करवा सकता है, रिकंस्ट्रक्शन, या एक एनबीएफसी को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकता है। फिर एक होता है ब्रिज इंस्टीट्यूशन। अब ये ब्रिज इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ध्यान सुनिए। ठीक है, मेरी एनबीएफसी कंटिन्यूअसली लॉस में जा रही है, कंटिन्यूअसली लॉस में जा रही है, तो आप क्या बोलते हो, तुरंत बंद कर देना चाहिए या एनबीएफसी का कोई बायर ढूंढ के उसको बेच देना चाहिए? अगर आप एनबीएफसी बंद करोगे तो कितने सारे डिपॉजिटर्स, लेंडर्स, बोरोअर्स का लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट यानी आरबीआई क्या करता है पता है क्या? आरबीआई है ना, बायर्स को ढूंढता है कि इस लॉस मेकिंग एनबीएफसी को कौन खरीदेगा। जो भी खरीदेगा उनको टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक नई एनबीएफसी भी मिल जाएगी, उनका प्रोफाइल भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आरबीआई ने बोला कि इस एनबीएफसी को हमको बेचना है, कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है? तो सपोज एक्स डे पर बोला कि हम लोग को बेचना है, क्या बायर उस दिन पे मिल जाएगा? नहीं। सपोज बायर मिलने के लिए 4 मंथ्स लग गए। एक्स प्लस 4 मंथ्स पर क्या मिला? बायर मिला। तो एक्स से लेके एक्स प्लस 4 यानी 4 महीने तक एनबीएफसी का बिजनेस बंद तो नहीं किया जा सकता। एनबीएफसी का बिजनेस चलता रहना चाहिए, बिकॉज बंद किया तो लॉस ही लॉस हो जाएगा लोगों को। तो उस केस में जो टेम्पररी अरेंजमेंट किया जाता है टू मेक श्योर दैट द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी इज कंटिन्यूइंग इज कॉल्ड एज ब्रिज इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी का बिजनेस कंटिन्यूअस रहने के लिए जो ब्रिज क्रिएट किया जाता है, जो पैसेज क्रिएट किया जाता है, उसको ब्रिज इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, फिर आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई आपके जो भी मैनेजर्स वगैरह है उनका, या सीईओ या चेयरमैन वगैरह है, उनकी सैलरी को रिड्यूस कर सकता है अगर लोग ठीक से काम नहीं कर रहे तो। उनके शेयर्स को कैंसिल कर सकता है। और आरबीआई एनबीएफसी के एसेट्स को भी बेचने का पावर रखता है। ठीक है, फिर पावर ऑफ आरबीआई टू फाइल वाइंडिंग अप पिटीशन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई आपके एनबीएफसी के लिए वाइंडिंग अप पिटीशन फॉलो कर सकता है। कब? जब एक एनबीएफसी अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पा रही है। ठीक है, एनबीएफसी अब डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, अब वो लोग एनबीएफसी का काम नहीं कर सकते, या फिर उनको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से कम 3 महीने तक प्रोहिबिट किया गया। अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से कम 3 महीने तक प्रोहिबिट किया गया है तो उसके बाद आपका वाइंडिंग अप के लिए आरबीआई पिटीशन फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ठीक है, या फिर अगर आपको कंटिन्यू रहने दिया जाए, यानी आपको अगर एनबीएफसी रहने दिया जाए तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? एप्लीकेशन सबमिट करेगा एनबीएफसी के वाइंडिंग अप के लिए। और एनबीएफसी क्योंकि कंपनी है तो उनका वाइंडिंग अप कैसे होएगा? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब एक अनेबल टू पे डेट कब बोला जाता है एनबीएफसी को? जब आप एनबीएफसी के पास एप्लीकेशन दो और वो 5 डेज के अंदर रिपे ना कर पाए, 5 वर्किंग डेज के अंदर रिपे ना कर पाए, तो ऐसा माना जाता है कि एनबीएफसी अपना डेट रिपे कर पा रहा नहीं है। ठीक है, फिर एकदम सिंपल सा टॉपिक क्या बोला गया? आरबीआई का जो भी चैप्टर 3 भी है, जो एनबीएफसी से रिलेटेड बात करता है, इनका बाकी सारे लॉस पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। क्या होगा? ओवरराइडिंग, यानी एनबीएफसी ने जो एनबीएफसी के लिए जो लॉ बनाया है वो सबसे सुप्रीम, उसके ऊपर कुछ नहीं। एंड नेक्स्ट ये रिटर्न्स एनबीएफसी 1, एनबीएफसी 2, 3, 4, 6, 7, फिर ये नॉन एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए, तो इनको क्या अलग अलग रिटर्न फाइल करने होते हैं। कुछ रिटर्न क्वार्टरली होगा, कुछ रिटर्न एनुअली होगा, कुछ रिटर्न मंथली होगा। तो ये सारे रिटर्न्स का आपको फॉर्म दिया गया है। ठीक है, अब आपको मैं प्लीज ये बात समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वो लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से रिटर्न्स फाइल करने हैं एनबीएफसी को, तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। ये सेम टेबल है जो आपके मॉडल में बना हुआ है, वहां से उठाया मैंने। ठीक है, मैंने कुछ अलग किया नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि क्या क्या कंप्लायंसेस है। ठीक है, अब आप लोग अगर ये 10 पेजेस पढ़ लोगे और एनबीएफसी का 5 क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो आपका एनबीएफसी का पूरा कुछ तैयारी या पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस नोट पे आपका ये एनबीएफसी का चैप्टर का रिवीजन खत्म हो गया है। ठीक है, एनबीएफसी का माई बाप कौन? आरबीआई। आरबीआई से बोलेगा उसको फॉलो करना पड़ता है। और आरबीआई जहां जहां पर स्ट्रिक्टनेस कर देता है ना, वहां पर कंप्लायंस और डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है? एंड एज अ सीएस आप लोग अभी आगे चलकर सीएस बनने वाले हो, तो आपको एनबीएफसी के लीगल प्रोविजंस पता होने चाहिए। दैट वाज द सोल ऑब्जेक्टिव कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में डाला गया है।
ठीक है। सो ऑन दिस नोट एनबीएफसी का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही रुका दूंगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।